Hi friends, welcome to my YouTube channel. So friends, today I am going to explain capacitor chapter theory. I am using English and Hindi language. तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में कैपेसिटर चैप्टर का जो थ्योरी है उसे मैं समझाऊंगा। इसमें कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर्स में कितने टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं और हर कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है और कैपेसिटर को हम सीरीज और पैरेलल में क्यों कनेक्शन देते हैं और सीरीज और पैरेलल जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है उसे मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। मतलब कैपेसिटर को जानने से पहले हमें कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को हमें पहले जानना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। हमें पता है कि प्लेट्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये है प्लेट 1, ये नीचे वाला है प्लेट 2। मतलब कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो प्लेट है कि वो कंडक्टर के बने हुए होते हैं या इंसुलेटर के मटेरियल से बने हुए होते हैं या सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं, ये हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो ये जो 2 प्लेट्स जो होते हैं ये होते हैं कंडक्टर मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी कंडक्टर का मतलब क्या होता है आपको तो पता है ना। कंडक्टर का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जिस मटेरियल के अंदर करंट आसानी से फ्लो होता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि कैपेसिटर के अंदर 2 कंडक्टर प्लेट होते हैं। नेक्स्ट, separated by an insulating material called as dielectric। अभी 2 कंडक्टर प्लेट के बीच में एक और मटेरियल रहता है, उसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। मतलब करंट को अंदर आने से रोकता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इस इंसुलेटर को हम क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। उस इंसुलेटेड मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, डाइइलेक्ट्रिक बोलेंगे। कैपेसिटर इज ए पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। ये जो कैपेसिटर जो है ये पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक और होता है पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। मतलब जो कैपेसिटर जो होते हैं, मतलब जो डिवाइस जो बोलते हैं ना, डिवाइस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव डिवाइस, दूसरा होता है पैसिव डिवाइस। तो कैपेसिटर जो है ये पैसिव डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। कंपोनेंट मतलब एक चीज है। कैपेसिटर जो है पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव डिवाइस है, ठीक है। 2 टर्मिनल्स, ओके। कैपेसिटर इज ए पैसिव 2 टर्मिनल्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ओके। अभी कैपेसिटर के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कनेक्टिंग लीड, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। एक और है कनेक्टिंग लीड, ओके, इसे भी हम बोलेंगे टर्मिनल। तो कनेक्ट कैपेसिटर में टोटल जो टर्मिनल्स जो होते हैं वो होते हैं 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दैट स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्टोरेज करना, ठीक है। ये है कैपेसिटर का काम। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए कि अगर आपको कोई पूछता है कि बकेट का काम क्या होता है, बकेट का काम ये होता है कि पानी को भरना। मतलब अगर आप पानी भरोगे तो उसके अंदर पानी एज इट इज रहेगा,
है ना, ये बकेट हम बोल सकते हैं। मतलब बकेट के अंदर आप कुछ भी डालो वो कैरी करेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से कैपेसिटर का काम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, ओके, करंट को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये है कैपेसिटर का काम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज ए पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट that stores potential energy in the form of electrostatic field. Okay, this is the capacitor. In simple, capacitor is a device designed to store electric charge. अगर मैं आसान लैंग्वेज में बोलना है कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया कैपेसिटर। तो उसके बाद हाउ ए कैपेसिटर स्टोर चार्ज। अभी कैपेसिटर तो हमें पता चला कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन ये कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है ये अभी हम देखेंगे। इन द न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट का मतलब होता है कि अभी मैं सप्लाई नहीं दिया हूं, ओके, कोई भी सप्लाई नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। बोथ प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज इंडिकेटेड इन फिगर 2a। ये है फिगर 2। फिगर 2 में ये है फिगर 2a, ये फिगर है फिगर 2b। आप देख सकते हैं कि फिगर 2a में सप्लाई नहीं है, फिगर 2b में यहाँ पर हम सप्लाई दिए हैं, ओके। यहाँ पर सप्लाई नहीं है, इसलिए इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। जो कैपेसिटर न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रिक प्लेट होते हैं, हमें तो पता है, ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी, और ये है प्लेट ए का लीड टर्मिनल, ये है प्लेट बी का टर्मिनल, ठीक है। When the capacitor is connected to a voltage, when a capacitor is connected to a voltage source through a resistor, the electrons negative charge are removed from plate A and an equal number of are deposited on plate B. अभी मैं फिगर A इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर दो प्लेट्स है, दोनों प्लेटों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वल है। देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ए में एक इलेक्ट्रॉन है, बी में एक इलेक्ट्रॉन है, ए में एक इलेक्ट्रॉन है, बी में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। ए में एक, बी में एक, ए बी, मतलब ए में और बी में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटिटी है दोनों बराबर है, ओके। ये है पिक्चर ए। जब मैं इस कैपेसिटर को मैं सप्लाई दूंगा, ओके, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दूंगा, तब क्या होता है, जो प्लेट ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट बी के अंदर आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ए के अंदर जो खाली जगह बच गई उसे हम बोलते हैं होल्स, ठीक है। होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं नेगेटिव। तो फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को मैं एक और बार समझाऊंगा। मान लीजिए कि प्लेट ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि एक चेयर है, एक कुर्सी है, कुर्सी पे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है सिटिंग है, मतलब बैठे हुए हैं। जब मैं इसे सप्लाई दूंगा तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन जो इधर प्लेट ए में जो बैठे थे वो कहां पर जाएंगे, प्लेट बी में जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। अभी प्लेट बी में इलेक्ट्रॉन्स आकर बैठ गए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। अभी प्लेट ए में अभी कुर्सी खाली है ना,
अभी कुर्सी खाली है, कुर्सी पे कोई भी नहीं है, ठीक है। कुर्सी पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब होता है होल्स, ठीक है, HOLES, उसे बोलते हैं होल्स। जो होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, ओके। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लेट A becomes positive with respect to plate B as shown in the figure 2B। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन प्लेट A पे, जब कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब मैं सप्लाई उसको दे दिया, ये कुर्सी से उठकर प्लेट B में आकर बैठ गए, तो प्लेट B जो है अभी वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी जो खाली कुर्सी जो बची हुई है, जो खाली एम्प्टी जो कुर्सी बची हुई है प्लेट A में, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट A से प्लेट B को आ गया, और जो होल्स जो है प्लेट B से प्लेट A को आ गए। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट देखते हैं। The current enters and leaves the capacitor, but the insulation between the capacitor plates prevents the current from flowing through the capacitor। अभी करंट का मतलब क्या होता है? The flow of electrons in the circuit is called current। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स चलने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है उसे हम बोलेंगे करंट। इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ था? प्लेट A में बैठा हुआ था, सो प्लेट A से उठकर प्लेट B पे चलते हुए आ गया, है ना, इसे हम बोलते हैं करंट। लेकिन प्लेट A और प्लेट B के बीच में, ओके, प्लेट A और प्लेट B के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल का काम क्या होता है? कि करंट को अंदर आने से रोकना, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? As electron flowing into the negative plate of a capacitor have a polarity opposite to that of the battery supplying the current, the voltage across the capacitor opposes the battery voltage। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में एक वोल्टेज पैदा हो गया, ओके। दोनों प्लेट के बीच में एक वोल्टेज जो है पैदा हो गया, और हम बाहर से भी सप्लाई वोल्टेज दे दिए, ओके। तो अभी कैपेसिटर के अंदर कितने वोल्टेज है? 2 वोल्टेज है। एक वोल्टेज कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक पैदा हुआ, एक वोल्टेज। दूसरा वोल्टेज जो हम बाहर से बैटरी से सप्लाई दे दिए, ओके। एक बैटरी वोल्टेज, एक कैपेसिटर प्लेट वोल्टेज। अब इन दोनों में क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है? द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अपोजेस द बैटरी वोल्टेज। ये दोनों कैपेसिटर, दोनों प्लेट के अंदर जो वोल्टेज जो पैदा हुआ उसे हम बोलेंगे कैपेसिटर वोल्टेज। ये कैपेसिटर वोल्टेज क्या कर रहा है? इस बैटरी वोल्टेज को अपोज कर रहा है, ओके। अपोज कर रहा है मतलब उसको अभी अंदर आने से रोक रहा है, ठीक है, उससे झगड़ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि द टोटल सर्किट वोल्टेज देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज अपोजिंग वोल्टेज। तो जब अभी इस सर्किट के अंदर जब हमें टोटल वोल्टेज को पता लगाना है, टोटल वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट बैटरी वोल्टेज लेंगे, उसके अंदर कैपेसिटर वोल्टेज को माइनस करेंगे, ओके। क्योंकि
ये दोनों आपस में अपोजिट में है, ठीक है, आपस में लड़ रहे बोले तो, है ना, बैटरी वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज, इसका जो आउटपुट जो निकलेगा वो है टोटल सर्किट का आउटपुट वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं अब आगे जो और मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस, अभी हमें कैपेसिटर कैसा चार्ज होता है ये हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। कैपेसिटर कैसा चार्ज हो गया, हमें बैटरी सप्लाई वोल्टेज दे दिए, प्लेट ए का इलेक्ट्रॉन प्लेट बी में बैठ गया, तो ये दोनों प्लेट के बीच में एक वोल्टेज पैदा हो गया, उसे हम कैपेसिटर वोल्टेज बोल दिए, है ना। ये हमें पता चला कि कैपेसिटर वोल्टेज क्या होता, कैसा पैदा होता है, और इस सर्किट का टोटल वोल्टेज भी कैसा पता लगाना है ये भी मैं बोल दिया हूँ। बैटरी वोल्टेज को माइनस कैपेसिटर वोल्टेज को, बैटरी वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज को माइनस करने से टोटल सर्किट का वोल्टेज आता है, ये भी हमें पता चला। अभी क्या होता है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है अगर मैं एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस, एनालिसिस मतलब मान लीजिए कि जो कैपेसिटर वोल्टेज जो है ये बैटरी वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, है ना, इसको बोलते हैं एनालिसिस। या बैटरी वोल्टेज जो है कैपेसिटर वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, है ना, ये जस्ट क्या है एक्स्ट्रा है ना। तो अगर आपको कुछ और अच्छा पढ़ाई करना है, कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा हुए तो क्या होगा, वैसा हुए तो क्या होगा, तब आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर ये बैटरी वोल्टेज अगर ये कैपेसिटर वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से ज्यादा होता है तो क्या होगा, एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस द इफेक्टिव सर्किट वोल्टेज which is the difference between the battery voltage and the capacitor voltage decreases। अगर ये कैपेसिटर वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से ज्यादा होता है तो ये टोटल सर्किट का जो वोल्टेज है वो कम होगा, ओके, डिक्रीजेस, ओके, टोटल वोल्टेज कम होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इन टर्न्स causes a decrease in the circuit current। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इस सर्किट का जो टोटल करंट है वो भी कम होगा, ओके। दो इफेक्ट होते हैं, अगर कैपेसिटर वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से ज्यादा होता है तो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज भी कम होगा, साथ ही साथ इस सर्किट का टोटल करंट भी कम होगा, ठीक है। when the voltage across the capacitor equals to the battery voltage, मान लीजिए कि बैटरी वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज दोनों बराबर है, तब क्या होगा, ओके, द इफेक्टिव वोल्टेज इन द सर्किट इज 0, सो द करंट फ्लो स्टॉप्स। जब कैपेसिटर वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज दोनों बराबर है तो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज जो रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल्स टू सर्किट वोल्टेज, ठीक है। जब दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं इस टोटल सर्किट का वोल्टेज जो रहेगा 0 रहेगा और इसका करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, तो इसका मतलब होता है कि अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, है ना। ये बैटरी वोल्टेज इसके अंदर अभी नहीं जाएगा, ठीक है, शुरू में हम दिए थे लेकिन अभी अंदर बैटरी वोल्टेज कैपेसिटर के अंदर नहीं जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो मैं अब तक जो पढ़ाया हूं इसका एक वर्ड में मैं बताऊंगा कि आपने क्या समझा। तो अगर कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होना है तो क्या कंडीशन है, ये एग्जाम में आएगा। आपको क्या बोलना है, कैपेसिटर वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज जब दोनों बराबर होते हैं तब कैपेसिटर जो है
फुल्ली चार्ज होता है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिए। अभी चलते हैं कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी बकेट है, एक है बड़ी बकेट है, एक और है सिंटेक्स है। तो आप छोटी बकेट में बोलते हैं कि इसका कैपेसिटी कम है। सपोज आप छोटी बकेट में पानी भर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि छोटी बकेट में हम पानी कम भर सकते हैं क्योंकि इसका कैपेसिटी कम है। जो उससे थोड़ी बड़ी बकेट जो है, उसमें थोड़ा हम ज़्यादा पानी भर सकते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अभी जो सिंटेक्स है, जो बड़ा सिंटेक्स जो है, उसमें हम ज़्यादा पानी भर सकते हैं क्योंकि उसका कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि द एबिलिटी, ओके, मतलब कैपेसिटर का कितनी कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी है, ओके। उसकी कैपेसिटी पता लगाने के लिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस, द कैपेसिटी और कैपेसिटी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कि इस कैपेसिटर के अंदर मैं कितना चार्ज भर सकता हूं, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर। सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस इज सी। अभी कैपेसिटेंस का जो सिंबल जो है वो है सी। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। अभी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, ओके। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ओके, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फैराड। एक फैराड का मतलब क्या होता है, ओके। 1 farad is that amount of capacitance which stores 1 coulomb of charge when the capacitor is charged to 1 volt. In other words, farad is a coulomb per volt. मतलब एक बैटरी वोल्टेज दूंगा 1 वोल्ट, जो बैटरी जो है, बैटरी के अंदर से 1 वोल्ट कैपेसिटर को सप्लाई दूंगा। जब मैं 1 वोल्ट कैपेसिटर को सप्लाई दूंगा, उसके अंदर कितना चार्ज जमा होता है, ओके, उसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। ओके, C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V। Q का मतलब होता है चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। V का मतलब होता है वोल्टेज। C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलम टू चार्ज इट टू 25 वोल्ट। जब मैं बैटरी से 25 वोल्टेज कैपेसिटर को दूंगा तो उसके अंदर 0.5 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, मैं 25 वोल्टेज सप्लाई देता हूं तो उसका जो चार्ज जो रहेगा 0.5 कूलम रहेगा। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, ओके, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, 0.5 कूलम है। वोल्टेज कितना है, 25 वोल्ट है। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V है। तो Q कितना है, 0.5 कूलम है। वोल्टेज कितना है, 25 वोल्ट है। जब मैं इसे डिवीजन करूंगा तो 0.02 फैराड। ओके, इस तरह से कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं। अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, ओके। सिमिलर टू रजिस्टर एंड इंडक्टर, ए कैपेसिटर आल्सो ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ AC करंट। जैसे कि रजिस्टर क्या करता है,
द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है, करंट को अंदर आने से रोकता है। ठीक उसी तरह से इंडक्टर भी क्या करता है, करंट को अंदर आने से रोकता है। तो ठीक उसी तरह से कैपेसिटर भी क्या करता है कि करंट को अंदर आने से रोकता है। उस क्वालिटी को, ओके, उस नेचर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस अपोजिशन अफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, जब कैपेसिटर करंट को अंदर आने से रोकता है तो उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसका जो सिंबल जो रहेगा वो रहेगा XC। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, XC। अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये किस पे डिपेंड होता है ना। अभी हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R। ओके, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या निकलेगा, R इक्वल्स टू V डिवाइड बाई I। ठीक उसी तरह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी फार्मूला चाहिए ना, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ओके, Q इक्वल्स टू CV, C इक्वल्स टू, इसे आप थोड़ा इसको, ये फार्मूला कैसे आया है इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, मतलब ये फिगर 3 है। जब आप इस फिगर 3 को समझ जाओगे तो आपको ये फार्मूला भी याद रहेगा। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं जब ITI कर रहा था तब मुझे सिंपल से क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन रहता था, 4 ऑप्शंस रहते थे, उसका एक आंसर टिक मारते थे, है ना। लेकिन आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनालिसिस बेसिस पे आ रहे हैं। मतलब करंट ज्यादा करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा करूंगा तो करंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करूंगा तो करंट क्या होगा, है ना, या मैं टाइम को कम करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो इसे मैं अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अभी देख लीजिए कि करंट का फार्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। ओके, ये करंट का फार्मूला है, I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। हमें पता है कि Q का फार्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CV, है ना। मैं बोल दिया हूं ना, C इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V था ना। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, तो Q का फार्मूला क्या निकला, Q इक्वल्स टू C इंटू V निकला। अभी जो Q इक्वल्स टू C इंटू V है, इसे मैं क्या करता हूं, जो पहला जो फार्मूला है I इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई T, यहाँ पर मैं इसे रख देता हूं। अभी फार्मूला क्या बना, I इक्वल्स टू Q, ओके, Q की जगह पे क्या रखना है, CV रखना है। ठीक है, अभी फार्मूला क्या निकला, ये I एज इट इज रख लीजिए। Q की जगह पे क्या लिखा मैंने, CV लिखा। ओके, CV कहां से आया, यहां से आया, Q इक्वल्स टू CV। अभी डिवाइडेड बाई टाइम, ये जो टाइम है एज इट इज रख लीजिए। अभी 1 बाई टाइम, 1 बाई T का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी इस फार्मूले को मैं मद्देनजर रखते हुए, इस फार्मूले को समझते हुए हम बोल सकते हैं कि I का मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ओके, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम बोल सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अगर 1 बाई टाइम को मैं F लिख दूंगा तो क्या होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। समझ में आया। अभी देख लीजिए, फ्रॉम द अबव इक्वेशन द अमाउंट ऑफ AC करंट दैट ए कैपेसिटर कंडक्ट्स डिपेंड्स ऑन। अभी ये जो कैपेसिटर है उसका जो करंट का जो कैपेसिटी है, वो एक कैपेसिटर के अंदर कितना करंट अंदर जाएगा, कितना करंट नहीं जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। उसे डिसाइड करने के लिए
एक है कैपेसिटेंस डिसाइड करेगा, एक वोल्टेज डिसाइड करेगा और एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, द एम्पलीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ये तीन चीजें जो है, ये तीन जो पैरामीटर्स जो है, ये डिसाइड करेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर कितना करंट अंदर गया, कितना करंट बाहर आया, है ना, उसके अंदर कितना करंट मौजूद है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस और वोल्टेज। ओके, अभी ये फिगर ए है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये कर्व है करंट का, ये कर्व है फ्रीक्वेंसी का। ओके, जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर ये कर्व है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ये है फ्रीक्वेंसी का। ओके, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये कम हो रहा है। ओके, क्यों कम हो रहा है? यहाँ जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ओके, मतलब इस फार्मूले से आ जाएगा सी। ओके, रहने दीजिए, ज्यादा डीप नहीं जाना है। अगर मैं ज्यादा डीप जाऊंगा तो मैं अब तक जो सिखाया हूं आप वो भी भूल जाते हो, और इसलिए मैं आपको बस इतना सा बोलूंगा कि ये दो फार्मूले को याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस को ज्यादा करूंगा तो करंट ज्यादा होगा, जब मैं फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस को ज्यादा करूंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम होगा। वो कैसे कम होगा? इस फार्मूले से कम होगा। ठीक है, अभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला क्या है? Xc इक्वल्स टू 1/2πfc। ओके, Xc का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ओके, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, इसे कौन डिसाइड करेगा? तो फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू जो रहेगा उसे 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स जो है उसे डिसाइड करेंगे। फर्स्ट है एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स ये डिसाइड करेगा कि कैपेसिटर का वैल्यू कितना है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स रहेंगे उसका डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिसाइड करेगा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। उसके बाद टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, जो कैपेसिटर के दो प्लेट्स है उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है। कैसे डिसाइड करेगा? फर्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस का जो एरिया प्लेट्स, अगर मैं कैपेसिटर का एरिया को कम या ज्यादा करता हूं तो कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस जो है उसका वैल्यू भी कम या ज्यादा होगा। कैसे होगा? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स प्लेट। अगर मैं कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका एरिया को मैं ज्यादा करता हूं तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा होगा। अगर मैं कैपेसिटर का जो प्लेट है उसका एरिया को कम करता हूं तो कैपेसिटेंस जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। सपोज अगर मैं प्लेट का एरिया डबल करता हूं तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? डबल होगा। डबलिंग द प्लेट एरिया doubles the capacitance. Thus, when the dielectric area is increased, the amount of energy stored in the dielectric is increased and the capacitance is also increased. Remember, the capacitance is defined as the ability of storing energy. तो फ्रेंड्स, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? अभी मान लीजिए कि आपका छोटा बकेट है
उसमें पानी कम आएगा। जब आप जब आप बकेट का जब आप बकेट का जो एरिया ज़्यादा करोगे तो आप ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो कैपेसिटर का जो प्लेट का जो एरिया है, हम छोटा छोटा मेटल एरिया लेंगे। अगर प्लेट एरिया छोटा है तो हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हम कम स्टोर कर सकते हैं। अगर प्लेट एरिया बढ़ा देंगे तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं और ज़्यादा बढ़ाता हूँ एरिया को, प्लेट एरिया को, तो मैं और ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता हूँ। तो इससे ये पता चला कि कितना बड़ा एरिया होगा उतना चार्ज ज़्यादा होगा। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जब उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जब उसका एरिया बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज कर रहे हैं हम, वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो एरिया बढ़ने से, प्लेट एरिया बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बढ़ेगा। ये दोनों बढ़ने से कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, उसका कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जब मैं प्लेट्स को नजदीक लेकर आता हूं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। जब मैं प्लेट को उसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर प्लेट एरिया, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। यहाँ पर दो प्लेट्स जो है ये चिपक के है ना। ये पिक्चर में दो प्लेट्स जो है चिपक के है मतलब होता है कि दोनों प्लेट में का जो गैप है वो कम है। ओके, डिस्टेंस कम है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ओके, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, मतलब प्लेट ए प्लेट बी, इसका गैप को मैं ज़्यादा करता हूँ, इसका डिस्टेंस को बढ़ा देना मतलब गैप को ज़्यादा करा। जब मैं इसको गैप को ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है वो कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो डिस्टेंस कम रहना चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस को ज़्यादा करूँगा, दोनों प्लेट का डिस्टेंस को ज़्यादा करूँगा, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है। The strength of the electric field between the plates decreases when the distance between the plate increases. The force on the electrons in the dielectric decreases accordingly. Again, the amount of energy stored in the capacitor for a given voltage applied to the capacitor would decreases. Thus, capacitance decreases. तो इसीलिए जो दोनों प्लेट का जो एरिया है उसे हम कम रखना है, गैप को कम करना है। अगर हम गैप को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर हम ज़्यादा गैप रखेंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक है। अभी तीसरा जो फैक्टर बताया था कि टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड। ओके, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस जो रहेगा उसका वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? तीसरा, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड। मान लीजिए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो इंसुलेटर है, अगर मैं इसमें पेपर यूज़ करूँगा, माइका यूज़ करूँगा, सेरामिक यूज़ करूँगा, रबर यूज़ करूँगा या कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा, तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं इसके वजह से भी कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा और कम रहता। मान लीजिए द एबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू डिस्टॉर्ट एंड स्टोर एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब जो इंसुलेटर जो है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा वो कौन डिसाइड करते हैं? जो इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी मटेरियल नहीं है, मतलब दोनों के बीच में सिर्फ हवा है, जब दोनों प्लेट के बीच में हवा होगी तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। ठीक है, जब मैं दोनों मेटल के बीच में अगर मैं माइका एज ए इंसुलेटर यूज करूंगा, एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करूंगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं सेरामिक यूज करता हूं तो और ज्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगा वो 1 रहेगा। इसको इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे याद रख लीजिए। माइका का अप्रोक्सीमेटली 5 रहेगा, सेरामिक का अप्रोक्सीमेटली 8 रहेगा, यह कम या ज्यादा रहेगा। आपका जो 4 ऑप्शन में जो नियरेस्ट वैल्यू है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जो चौथा फैक्टर जो है कि कोई कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर भी इसे डिसाइड करेगा। द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द 4 फैक्टर। इट नीड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी मनी जनरल एप्लीकेशन ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब टेम्परेचर भी कैपेसिटेंस के वैल्यू को कंट्रोल करता है, लेकिन उतना नहीं करेगा जैसे कि एरिया, मेटल का प्लेट का एरिया किया है, डाइलेक्ट्रिक किया है या डिस्टेंस करा है, जैसे ये तीनों करे है उस तरह से नहीं करेगा। ओके, थोड़ा बहुत करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया कैपेसिटर्स को कैसे, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो कैसे कंट्रोल होता है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितने टाइप्स है। कैपेसिटर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए वाइड वैरायटी ऑफ टाइप्स, साइज एंड वैल्यूज। सम आर फिक्स्ड इन वैल्यू, इन अदर्स आर द वैल्यू इज वेरिएबल। सो फ्रेंड, जो भी कैपेसिटर जो रहेगा, जो कंपनी उसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उनके दिमाग में 3 चीजें रहती है। एक कि कैपेसिटर कौन सा टाइप का बना रहे हैं, और कैपेसिटर का क्या साइज होगा, और कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए। ये 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ओके, जो कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, इन 3 चीजों के बेसिस में इसे मैन्युफैक्चर करती है, और मेनली 2 चीजों में करेगी। नेक्स्ट, ये 3 चीजें होने के बाद कैपेसिटर में एक रहेगा फिक्स्ड कैपेसिटर, ओके, उसका वैल्यू को आप ज्यादा या कम नहीं कर सकते। दूसरा रहेगा वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब उस कैपेसिटर के वैल्यू को आप ज्यादा या कम कर सकते। जो फिक्स्ड कैपेसिटर है, फिक्स्ड कैपेसिटर में 4 कैपेसिटर्स आते हैं। फर्स्ट, सेरामिक कैपेसिटर। सेरामिक कैपेसिटर क्या है, एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। माइका कैपेसिटर क्या है, एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या है, एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। पेपर या प्लास्टिक कैपेसिटर जो है, ये क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटर है। ठीक है, तो हम इसे सेरामिक कैपेसिटर क्यों बोलते हैं। ओके, सेरामिक कैपेसिटर्स आर इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 5A एंड B। ये जो फिगर 5A और B है, ये सेरामिक कैपेसिटर का डायग्राम है। वो दिखने में इस तरह से दिखता है। तो इसे सेरामिक कैपेसिटर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो रहेगा, जो ब्लैक जो दिख रहा है, ओके, वो सेरामिक मटेरियल का रहेगा। इस वजह से इसे सेरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, These discs are made by using ceramic as an insulator with a silver deposit on each side of the plate। ये जो प्लेट जो रहेगा, ये कौन सा मेटल से बना होगा, सिल्वर मटेरियल। इसका इंसुलेटिंग मटेरियल सेरामिक रहेगा। इसका जो मेटल प्लेट्स जो रहेंगे वो किसके रहेंगे, सिल्वर के रहेंगे। ठीक है, सेरामिक कैपेसिटर्स आर टिपिकली available in capacitance value ranging from 1 microfarad to 2.2 microfarad with value voltage rating up to 6 kV। ये जो सेरामिक कैपेसिटर जो रहेगा, इसका रेटिंग क्या रहेगा, है ना। जब आप सेरामिक कैपेसिटर को जब आप स्टोर में खरीदने जाते हैं, तो ये 1 माइक्रोफैराड से लेकर 2.2 माइक्रोफैराड के बीच में ही रहेगा। ठीक है, ओके, मतलब छोटा कैपेसिटर है। इसको कितना वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं, 6 kV तक वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों मेटल प्लेट के बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो रहेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो रहेगा, वो माइका का रहेगा, इसीलिए ये माइका कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये है माइका कैपेसिटर का डायग्राम। और इसका जो वैल्यू जो रहेगा 1 पिको फेरेड टू 0.1 पिको फेरेड, मतलब ये बहुत ही छोटा कैपेसिटर वैल्यू रहेगा, है ना। इसका जो कैपेसिटर का जो वैल्यू है, कैपेसिटेंस बहुत ही कम रहेगा, 1 पिको फेरेड टू 0.1 पिको फेरेड, बहुत कम रहेगा। इसका जो वोल्टेज जो रहेगा 100 वोल्टेज से लेकर 2500 वोल्टेज तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है। वो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स, अल्यूमिनियम एंड टेंटलम। ओके, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में जो हम मेटल यूज करते हैं, जो कंडक्टर यूज करते हैं, वो किस मटेरियल से बना होगा? प्लेट या तो अल्यूमिनियम से बना होगा या तो टेंटुलम से बना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंसुलेटिंग जो मटेरियल जो रहेगा वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, electrolytic capacitors are polarized so that one plate is positive and other negative. Polarized का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल्स पॉजिटिव को देना है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव को देना है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है ओनली डीसी करंट में यूज करते हैं, है ना। पोलरिटी कहां पर इंपॉर्टेंट है? डीसी करंट में। डीसी करंट में प्लस माइनस रहता है, ठीक है, लेकिन एसी करंट में प्लस माइनस नहीं रहता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट में यूज करना है। ठीक है, दीज कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर हाई कैपेसिटेंस वैल्यूज अप टू 2 लाख माइक्रोफैराड। ठीक है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 लाख माइक्रोफैराड तक इसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, बट दे हैव रिलेटिवली लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। 350 वोल्ट इज ए टिपिकल मैक्सिमम एंड हाई अमाउंट ऑफ लीकेज। फ्रेंड्स, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका जो वोल्टेज जो है वो कम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? 2 लाख माइक्रोफैराड है। इसका वोल्टेज कितना रहेगा? 350 वोल्टेज रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज कम रहेगा, वोल्टेज ज्यादा है तो वैल्यू कम रहेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम रहेगा। ये इसको किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग an electrochemical reaction is induced which causes an oxide layer, either aluminum oxide or tantalum oxide, to form an inner surface of the positive plate. This oxide layer acts as a dielectric. अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर कौन सा कंडक्टर का प्लेट यूज करते हैं, अगर ये सवाल आता है तो आपको बोलना है अल्यूमिनियम या टेंटुलम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा होगा? इसका आंसर क्या है? अल्यूमिनियम ऑक्साइड और टेंटलम ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन पर्टिकुलर पॉइंट यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द वन एंड इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। You must always observe this polarity when connecting into your circuit. जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को यूज करेंगे तो इस पोलरिटी को दिमाग में रखना चाहिए। Be very careful to make a correct connection and to install the capacitor only in DC, not AC circuit.
इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो सिर्फ डीसी सर्किट में यूज करना है, एसी सर्किट में इसका यूज नहीं करना, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी ऑन एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर causes excessively high current in the कैपेसिटर। जब आप प्लस माइनस इंटरचेंज करेंगे तब क्या होगा, इस कैपेसिटर के अंदर ज्यादा करंट जो है चला जाएगा। इट causes the कैपेसिटर टू हीट अप एंड पॉसिबली टू एक्सप्लोड। जब कैपेसिटर के अंदर ज्यादा करंट अंदर जाएगा तो कैपेसिटर गर्म हो जाएगा। जब कैपेसिटर गर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सप्लोज हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। Thus, the common electrolytic capacitor is limited to use in DC circuit। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है सिर्फ डीसी सर्किट के अंदर यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब होता है कि कैपेसिटर का जो वैल्यू है उसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर वी विल से वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन ए सर्किट व्हेन देयर इज ए नीड टू एडजस्ट द कैपेसिटेंस वैल्यू आइदर मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल इन रेडियो और टीवी ट्यूनर्स। जब हम वेरिएबल कैपेसिटर को कहां पर यूज करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर को रेडियो या टीवी ट्यूनर्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कैपेसिटर में कितने कैपेसिटर्स हैं? फर्स्ट एयर कैपेसिटर। ओके, मैं फिक्स्ड कैपेसिटर को कंप्लीट कर चुका हूं। अभी एयर कैपेसिटर, अभी वेरिएबल कैपेसिटर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेरिएबल कैपेसिटर में जो पहला जो कैपेसिटर जो रहेगा उसका नाम है एयर कैपेसिटर। इसको एयर कैपेसिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो रहेगा यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करते। कुछ भी यूज नहीं करते मतलब दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ हवा रहती। ओके, कुछ भी मटेरियल नहीं रहता, तो इस वजह से इसे एयर कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर्स विद एयर डाइलेक्ट्रिक सच एज वन शोन इन द फिगर 8b। ये पिक्चर जो है एयर कैपेसिटर का फिगर है। आर समटाइम्स यूज्ड एज ए ट्यूनिंग कैपेसिटर इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। इस एयर कैपेसिटर को ट्यूनिंग कैपेसिटर में यूज करें। दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर जो रहेगा ट्रिमर्स एंड पैडर्स। ओके, इसे हम बोलते हैं ट्रिमर्स एंड पैडर्स। These adjustable capacitors normally have screwdriver adjustment and are used for very fine adjustment in a circuit. Ceramic or mica is a common dielectric in these type of capacitor and the capacitance usually is changed by adjusting the plate separation. ट्रिमर और पैडर्स में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज करते हैं या तो सेरामिक यूज करते हैं या तो माइका यूज करते हैं। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर एडजस्टमेंट रहेगा। इस स्क्रू ड्राइवर एडजस्टमेंट की मदद से हम कैपेसिटेंस के वैल्यू को ज्यादा या कम कर सकते हैं। तीसरा जो है वेरिएक्टर। ओके, वेरिएक्टर का मतलब क्या होता है? ये भी वेरिएबल कैपेसिटर में आएगा। ये वेरिएक्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये जो वेरिएक्टर जो है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है दैट एग्जिबिट्स ए कैपेसिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज वेरिड बाय चेंजिंग द वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ये जो वेरिएक्टर जो है ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये जो सेमीकंडक्टर है लेकिन इसको कैपेसिटर से, ये वेरिएबल कैपेसिटर के जैसे काम करेगा। इस वजह से इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएक्टर क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं कि जो कैपेसिटर जो रहेगा उसे हम कनेक्शन क्यों करना चाहिए, है ना? पैरेलल कनेक्शन क्यों करना चाहिए, सीरीज कनेक्शन क्यों करना चाहिए, है ना? नेसेसिटी ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इन ए सर्टेन इंस्टेंसेस we may not be able to get required value of a capacitance and required voltage rating। हमें कभी कभी क्या होता है कि मुझे
सपोज मान लीजिए कि मेरे पास 1 माइक्रोफैरड दो कैपेसिटर है। ओके, तो मुझे 1.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए। ओके, मतलब बीच में का वैल्यू चाहिए। तो जब मुझे जो मेरे को वैल्यू चाहिए, अगर वो मेरे को वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, कैपेसिटर को या तो मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है या तो पैरेलल में कनेक्ट करना है। एक वजह यह है। दूसरी वजह क्या है, कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में क्यों कनेक्शन देते हैं। मान लीजिए कि मुझे कुछ वोल्टेज चाहिए, है ना। सपोज फिक्स्ड कैपेसिटर जो रहेगा वो 230 वोल्टेज रहेगा या 240 वोल्टेज रहेगा। मुझे मान लीजिए कि मुझे 50 वोल्टेज चाहिए, तो 50 वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको कैपेसिटर में या तो सीरीज में कनेक्ट करना है या तो पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे जो कैपेसिटेंस का वैल्यू चाहिए उस वजह से, और जो मेरे को वोल्टेज रेटिंग चाहिए, इस वजह से, ये दो वजह के लिए हम कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। In such instances, to get the required capacitance from the available capacitor and to give only the safe voltage across the capacitor have to be grouped in the different fashion. अभी कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? There are two methods of grouping: parallel grouping, series grouping. कैपेसिटर को हम पैरेलल कनेक्शन दे सकते हैं और सीरीज कनेक्शन दे सकते हैं। अभी पैरेलल कनेक्शन क्यों देना है कैपेसिटर को? कैपेसिटर को मैं पैरेलली कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अचीव ए हायर कैपेसिटेंस देन व्हाट इज अवेलेबल इन वन सर्किट। मान लीजिए कि मुझे ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए। ओके, अगर मुझे ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो मुझे कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करना होगा। तो इसको पैरेलली कनेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं ना, तो क्या कंडीशंस है? वोल्टेज रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर शुड बी हायर देन द सप्लाई वोल्टेज। फर्स्ट कंडीशन क्या है, किसी भी कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज जो रहेगा, जो बैटरी वोल्टेज जो रहेगा, उसका वोल्टेज जो है कैपेसिटर वोल्टेज से कम रहना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हैं कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जब भी आप कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आपका जो कैपेसिटर जो वोल्टेज जो रहेगा वो सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। पोलैरिटी शुड बी मेंटेन्ड इन द केस ऑफ पोलराइज्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो आपको प्लस और माइनस टर्मिनल का ध्यान में रखना होगा। कनेक्शन ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, ये जो पिक्चर है इस तरह से कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर इज शोन इन द फिगर 1। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैपेसिटर को किस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एंड इज एनालॉगस टू द कनेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सेल इन पैरेलल। जैसे कि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना, रजिस्टर्स था ना, रजिस्टर को हम पैरेलली में कनेक्ट करते हैं या सेल्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम कैपेसिटर को पैरेलली करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले when the capacitor are connected in parallel, the total capacitance is sum of the individual capacitance because the effective plate area is increases. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैपेसिटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर मुझे ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो मुझे
कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करना होगा। ओके, ये तो थियरी हो गया। अभी प्रैक्टिकली कैसा, अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है, अरे ये कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करने से इसका वैल्यू कैसा बढ़ेगा, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो यहाँ पर फिगर 2 में ये देख सकते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है, बी कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर को अब जब आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इसका जो एरिया जो रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा। ये एरिया ए, ये स्मॉल ए प्लस ए, इसका एरिया जो है बढ़ जाएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कैपेसिटर का एरिया बढ़ जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एरिया बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है पैरेलल कनेक्ट करने में बढ़ जाता। ठीक है, जनरल फार्मूला फॉर पैरेलल कैपेसिटेंस, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर is found by adding the individual capacitance। अभी इस पैरेलल कैपेसिटेंस को, मुझे टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो एंड सो फोर, पूरे कैपेसिटेंस को प्लस करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट कर रहे रहते हैं ना, वो आदत पड़ जाती है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी पैरेलल का फार्मूला लगा के कैपेसिटर को फाइंड आउट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, कैपेसिटर में उल्टा है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन मतलब प्लस करना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लीजिए कि 3 कैपेसिटर्स है, C1, C2, C3। ये तीनों को मैं पैरेलली कनेक्ट कर दिया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर टू हैव ए ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट। अभी कैपेसिटर 1 जो है, इसका वोल्टेज 250 वोल्टेज है। कैपेसिटर 2 का वोल्टेज जो है 250 वोल्टेज है। कैपेसिटर 3 का जो वोल्टेज जो है वो 200 वोल्टेज है। ओके, एंड one has a breakdown voltage of 200 volt. Then the maximum voltage that can be applied to the parallel group without damaging any capacitor is 200 volt. आपको एग्जाम में सवाल इस तरह से आएगा कि मान लीजिए कि 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, दूसरा कैपेसिटर का वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, तीसरा कैपेसिटर का जो वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज जो रहेगा वो कितना रहना चाहिए, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका कितना कितना रहना चाहिए, जो सप्लाई वोल्टेज जो है ये कैपेसिटर के यहाँ जो सबसे कम वोल्टेज जो है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब इन तीनों कैपेसिटर में सबसे कम वोल्टेज किसका है, कैपेसिटर 3 का। कितना है, 200 वोल्ट। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज कितना रहेगा, 200 वोल्ट रहेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ओके, एक मिनट। अभी क्वेश्चन आएगा कि 3 कैपेसिटर को कनेक्ट करें आप, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो यहाँ पर इसमें टर्मिनल वोल्टेज कितना है बोल के सवाल पूछेगा। आपको क्या बोलना है, 200 वोल्ट। तो सबसे कम वोल्टेज जो रहेगा वो सब टर्मिनल वोल्टेज रहेगा, सप्लाई वोल्टेज रहेगा। चार्ज स्टोर्ड इन ए पैरेलल ग्रुपिंग। तो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इसका चार्ज भी कैलकुलेट करना होगा ना। इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, QT इक्वल्स टू, QT का मतलब होता है टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हमको कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, टोटल कैपेसिटेंस को कैसा कैलकुलेट करते हैं, CT इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक उसी तरह से चार्ज को कैसा कैलकुलेट करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये कंप्लीट। तो एक प्रॉब्लम है
इसे आप अगर जब उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि पैरेलल में कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस इंडिविजुअल चार्जेस एंड टोटल चार्जेस ऑफ द सर्किट इन फिगर 3। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर 1 का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, कैपेसिटर 2 का वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट, कैपेसिटर 3 का वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, कैपेसिटर 4 का वोल्टेज कितना है 150 वोल्ट। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कितना रहेगा 100 वोल्ट, क्योंकि ये चारों कैपेसिटर में सबसे जो कम वोल्टेज जो है वो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होगा, इसलिए सप्लाई वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस को कैसा फाइंड आउट करना है, फार्मूला क्या है CT इक्वल्स टू C1 C2 C3 प्लस C4। ओके, तो इन चारों को प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब इसका चार्ज को कैसा फाइंड आउट करना है, चार्ज का तो बोला हूं मैं कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। तो यहाँ पर चार्ज तो नहीं दिया है, इसमें चार्ज कितना है हमें पता नहीं, C2 में कितना चार्ज है पता नहीं, C3 में कितना चार्ज है पता नहीं, C4 में कितना चार्ज है पता नहीं। इस चार्ज को कैसा फाइंड आउट करना है, फार्मूला क्या है Q इक्वल्स टू C1 इंटू V। ओके, ये पहले ही फार्मूला बताया हूं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या रहेगा C इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई V रहेगा, है ना। तो Q क्या हो जाएगा Q इक्वल्स टू C1 इंटू V। C1 कितना है 25, V कितना है 100, कितना हो जाएगा 2.5 कूलम, 2.5 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक उसी तरह से Q2 कैसा हो जाएगा, Q2 का वैल्यू कितना है, C2 का वैल्यू 50 माइक्रोफैराड है, वोल्टेज जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये पैरेलल कनेक्शन है इसलिए वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये इस तरह से Q3 Q4 को हम कैलकुलेट कर देना। उसके बाद क्या करना है, टोटल चार्ज को किस तरह से फाइंड आउट करना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया CT इंटू V 250 आ गया है, 250 इंटू 10⁻6 इंटू 100 ये टोटल चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल चार्ज। आप ये मत समझना कि ये पूरा को प्लस करने के बाद टोटल चार्ज आ गया बोल के मत समझना। ठीक है, ये पूरा प्लस करने के बाद जो टोटल चार्ज आता है उसे फिर से आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपका टोटल चार्ज आ जाएगा। दोनों भी सेम है, या ऐसा करो या ऐसा करो। अभी चलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। अभी मैंने पैरेलल में कैपेसिटर को क्यों कनेक्ट करा, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा चाहिए था इसलिए कनेक्ट किया, और करंट भी मेरे को ज्यादा चाहिए था इसलिए कनेक्ट किया। अभी सीरीज में क्यों कनेक्ट करना है कैपेसिटर को, नेसेसिटी ऑफ ग्रुपिंग अप कैपेसिटेंस इन सीरीज। द नेसेसिटी ऑफ ग्रुपिंग कैपेसिटर इन सीरीज इज टू reduce द टोटल कैपेसिटेंस इन द सर्किट। अगर मुझे कैपेसिटेंस का वैल्यू कम चाहिए तो मुझे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। Another reason is that two or more capacitors in series can withstand a higher potential difference than an individual capacitor can, but the voltage drop across the each capacitor depends upon the individual capacitance. अगर ये सीरीज ग्रुपिंग जो है कैपेसिटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करना चाहिए, आप इसके दो वजह दो। पहला वजह क्या है, मुझे कैपेसिटेंस का वैल्यू कम चाहिए इसलिए मैं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा। दूसरा क्या है कि मेरे को वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ओके, वोल्टेज ज्यादा चाहिए इसलिए मैं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। ये दो रीजन है, ओके, ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दो रीजन के वजह से मैं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। इफ द कैपेसिटेंस आर अनइक्वल यू मस्ट बी केयरफुल नॉट एक्सीड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एन कैपेसिटर। अभी मान लीजिए कि ये कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4 इसका वोल्टेज डिफरेंट है, अलग अलग वोल्टेज है। ओके, तब हमें क्या करना है, जब अलग अलग वोल्टेज रहता है तो हमें इसको केयरफुली कनेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है इसको मतलब ये कैपेसिटर का वोल्टेज
और ये सप्लाई वोल्टेज, है ना, दोनों इक्वल नहीं रहना चाहिए। जब दोनों इक्वल रहते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसलिए इसे हमें केयरफुल रहना है जब हम इसे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो कंडीशन फॉर सीरीज ग्रुपिंग, मुझे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस रहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये बहुत ही लंबा चैप्टर हो गया, अगर आपको बोर लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद आप जब भी आप फ्री हो जाएंगे तब इसको सुन लीजिए, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि कौन सा भी टॉपिक जो है उसे अच्छे से समझना चाहिए। जब आप उसको अच्छे से समझोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग समझ में आ जाएगा, ठीक है। If different voltage rating capacitors have to be connected in series, take care to see the voltage drop across each capacitor is less than its voltage rating. तो जब भी हम एक से ज्यादा कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपेसिटर वोल्टेज जो है सप्लाई वोल्टेज से कम रहना चाहिए, ठीक है। पोलरिटी शुड बी मेंटेन्ड इन द केस ऑफ पोलराइज्ड कैपेसिटर। अगर मैं पोलराइज्ड कैपेसिटर मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं तो मुझे पोलरिटी का ध्यान रखना होगा, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा इस तरह से कनेक्ट, प्लस प्लस को कनेक्ट करना है, माइनस माइनस को कनेक्ट करना है, इस तरह से कनेक्ट करना है। जैसे कि ये प्लस जो है माइनस को आएगा, माइनस जो प्लस का आएगा, प्लस तो माइनस को आएगा, इस तरह से कनेक्ट करना है। तो अभी आपको सवाल आएगा, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एनालिसिस बोलते हैं। जब आपको ज्यादा पढ़ना है ना कि अरे ये सीरीज में कनेक्ट करने से उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कम कैसे होगा, है ना, अगर इसको आपको पता लगाना है, अगर आपको डीपली पढ़ना है ना, तो इसको कैसा बताएंगे। तो मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, ओके, ये दूसरा कैपेसिटर है। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर का जो प्लेट का एरिया जो है कम हो जाएगा, ओके। यहाँ देख लीजिए, एक प्लेट छोटा है, एक प्लेट बड़ा है, ओके। क्या हो गया, प्लेट का एरिया कम हो गया, ओके। यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी देखिए, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, जब प्लेट का एरिया कम हो जाता है और उसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एरिया भी कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि टोटल कैपेसिटेंस का जो वैल्यू जो रहेगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। When capacitors are connected in series, the total capacitance is less than the smallest capacitance value because the effective plate separation thickness increases and the effective plate area is limited by the smaller plate. तो फ्रेंड्स, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं या कोई एग्जाम लिखते हैं तो आपको मान लीजिए कि इतना कैपेसिटर को पूरों को प्लेस करना है, ओके, इसका टोटल कैपेसिटेंस को वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आपको फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, ओके। अगर एग्जाम में टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी सीरीज में कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, उसका जो टोटल कैपेसिटेंस जो रहेगा, ये चारों में से किसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कम है वो वाला आंसर रहेगा, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा, CT इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, या 1/CT इक्वल्स टू 1/C1 1/C2, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दो कैपेसिटर को यूज करता हूं तो CT इक्वल्स टू जो टोटल कैपेसिटर जो है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम प्लस करते थे, है ना, लेकिन जब हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब पैरेलल का फार्मूला लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है, इस फार्मूले को आप याद रख लीजिए। तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, इसका मुझे टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/CT इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका वैल्यू को मैं पुट करूंगा, इस तरह से इसका टोटल कैपेसिटेंस जो है मैं फाइंड आउट करूंगा। अभी सवाल क्या है कि कैपेसिटर C1 के अंदर वोल्टेज कितना है,
कैपेसिटर C2 के वोल्टेज कितना है, C3 के यहाँ कितना है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर मेरे को सिर्फ C1 के अंदर का कैपेसिटेंस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या लगेगा, V1 इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय C1 इनटू सप्लाई वोल्टेज। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं सिर्फ C1 कैपेसिटर C1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कैपेसिटर C2 के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, कैपेसिटर C3 के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, अगर मुझे इसे पता लगाना है तो फार्मूला क्या होगा, V1 इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इनटू सप्लाई वोल्टेज। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है 15 वोल्ट 10 वोल्ट। अगर इस वैल्यू को नहीं दिया हुआ है, आपको पता लगाना है तो इस फार्मूले को आपको यूज करना होगा। ओके, चार्ज स्टोर्ड इन सीरीज ग्रुपिंग। ओके, इसका टोटल चार्ज को कैसा फाइंड आउट करना है, इसमें जो टोटल चार्ज जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, क्यों सेम रहेगा, सीरीज में करंट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। द करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन ए सीरीज सर्किट। द करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। The same current is flowing for the same period through the different capacitor of the series circuit. So the charge of a capacitor will be equals to same and also equals to the total charge. Okay, तो इसमें जो चार्ज जो रहेगा सेम चार्ज रहेगा, ठीक है। चार्ज इज सेम, करंट इज सेम, करंट और चार्ज जो है वो दोनों सेम रहते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट द वोल्टेज अक्रॉस द ईच वन डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटेंस वैल्यू। इसमें करंट सेम रहेगा, वोल्टेज इसमें करंट सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर का जो वोल्टेज जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको मेरे को और कुछ सजेशन देना है या कुछ नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए आपको बोलना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।